तो आज हम बात करने जा रहे हैं अवतार फायर एंड ऐश के बारे में। बट फर्स्ट आई शुड टेल यू अबाउट माई एक्सपीरियंस एट द थिएटर। इंटरमिशन होते ही चारों तरफ से एक ही बात सुनाई दी, क्या है ये फिल्म। और ये क्यूरियोसिटी वाला क्या है ये फिल्म नहीं था, ये था कंफ्यूजन वाला क्या है ये फिल्म। जेम्स कैमरून हैज फाइनली लॉस्ट इट, आई हर्ड समबडी से। बगल में जो फैमिली बैठी थी, दे नेवर रिटर्न टू देयर सीट्स, and I don't blame them because I had a similar reaction back when The Way of the Water came out. But then it went on to earn more than $2 billion at the box office और सारे पाप धुल गए। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर अवतार इंडियन ऑडियंसेस के साथ कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रही है। क्या कारण हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? लेट्स टॉक। Avatar Fire and Ash is an American film directed by James Cameron. It is the third film in the series and follows The Way of the Water. ओरिजिनल फिल्म का इतना क्रेज था कि मैंने खुद वो मूवी 3 बार थिएटर में देखी थी। बट देन इट स्लिप्ड माई माइंड। 13 years लेटर मैं सीधा थिएटर गया द वे ऑफ द वाटर देखने, एंड बाय द एंड आई वॉज बोर्ड। मुझे लगा मे बी आई मिस समथिंग बिकॉज मैंने रिविजन नहीं किया था। तो इस बार मैंने वो गलती नहीं दोहराई और मैं दोनों पार्ट देख कर गया। सो हाउ वॉज माई रिएक्शन दिस टाइम अराउंड? वेल, certainly it was better. Rewatching did help. But still, I do understand the disconnect. और आज मैं आपसे उसी बारे में बात करना चाहूँगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा मुद्दे पे आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स। और हाँ, स्पॉयलर्स हो सकते हैं, सो बी वॉन्ड। Now, this might be the reason that Fire and Ash and even The Way of the Water have struggled to connect with the Indian audience. जबकि ये प्रॉब्लम ओरिजिनल अवतार में नहीं थी। बट फर्स्ट अ क्विक क्वेश्चन, व्हाट इज अ ब्लॉकबस्टर? बड़ा बजट, बड़े स्टार्स, बड़ी कास्ट एंड क्रू, फिल्म फास्ट पेस हो, क्लियर कट हीरो और विलन, हाई ऑक्टेन एक्शन हो और एंड में क्लोजर भी मिल जाए, राइट? Obviously a generalization, but you get my point. On paper, Fire and Ash checks every blockbuster box. But the problem is, it's written like a small budget character study. और इसी वजह से फिल्म कंफ्यूज सा फील होती है। लेट मी एक्सप्लेन। टेक जेक सली फॉर एग्जाम्पल। ही हैज बीन द लीड प्रोटैगनिस्ट सिंस द बिगनिंग। पर पिछली 2 मूवीज से आखिर वो कर क्या रहे हैं? हिज ओनली गोल हैज बीन टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली, और इसी चक्कर में वो सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर रहे हैं। ही इज नो लॉन्गर टुरुक माक्टो बट अ फादर। अब लॉजिकली वो सही है, ये ज़्यादा रियलिस्टिक है और ह्यूमन भी। पर इसी चॉइस की वजह से वो एक पैसिव कैरेक्टर भी बन गए हैं। जब फिल्म का हीरो ही लड़ने में इंटरेस्टेड ना हो तो ऑडियंस एक्साइटेड कहाँ से होगी? एंड लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर, ऐसा नहीं है कि आइडिया बिल्कुल ख़राब है। अगर ये एक स्मॉल बजट स्लो बर्न इंटीमेट ड्रामा होता, then it would have worked wonders. It's just that we don't expect this from a blockbuster. Now imagine, एक घना जंगल, दिन ढल रहा है, कुछ टीन्स रास्ता भटक गए हैं, उन्हें कुछ गुंडे दिखाई देते हैं। वो भागते हैं पर पकड़े जाते हैं। अब जो बच निकले हैं, अब वो वापस बचाने जाते हैं। एंड गेस व्हाट, अब वो पकड़े जाते हैं। और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है, चलती रहती है। दैट्स द न्यूअर अवतार मूवीज फॉर यू इन अ नटशेल। ये जो बच्चे हैं ये बेसिकली जेक सली और क्वारिश के बीच में ऑक्सीलेट करते रहते हैं पेंडुलम की तरह। Secondly, the basic theme of Avatar franchise is that nature is all powerful and we should respect it. Narratively, Eva का interference does make sense, पर आखिर कितनी बार? Every time it happens, it lowers the stakes. अब अगर चीटिंग ही करनी हो तो पढ़ने का क्या मतलब है? एट दिस पॉइंट एवा एक डिवाइन फोर्स कम बल्कि वीडियो गेम का चीट कोड ज़्यादा लगती है। वन ऑफ द स्ट्रेंथ्स ऑफ द मूवी एंड एक्चुअली द फ्रेंचाइज इज द वर्ल्ड बिल्डिंग। पेंडोरा में लोकेशंस की कोई कमी ही नहीं है, पर इसके बावजूद भी द क्लाइमैक्स टेक्स प्लेस एट द सेम लोकेशन वेयर इट हैपेंड ड्यूरिंग द वे ऑफ द वाटर इन द ओशन। अरे कम से कम नई जगह तो देख लेते। देखिए, रिपीटेशन इज बोरिंग, फिर चाहे थीम्स की बात हो, एक्शंस की बात हो या लोकेशंस की। सो प्लीज टेक नोट ऑफ दिस। और इससे पहले कि मैं भी रिपीट करने लग जाऊं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम।
ओरिजिनल फिल्म में क्वारिच एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे आप देखते हैं और भूल जाते हैं. यू विल नेवर थिंक ट्वाइस अबाउट हिम. ही इज़ अ बैड गाय हु इज़ सपोज टू डाई बाय द एंड. पर सेकेंड पार्ट में इन्हें अवतार के रूप में पुनर्जीवन मिलता है. मेमोरीज भी ट्रांसफर कर दी जाती है. नाउ ही इज pretty much the same guy stuck in a body he once used to hate and kill. Now that is interesting. इनका एक बेटा भी है, स्पाइडर, who is being raised by Jake and the family. अब ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. क्वारिच के दो गोल्स हैं. फर्स्टली वो जेक से बदला लेना चाहता है एंड सेकेंडली वो स्पाइडर के साथ अपने रिलेशंस बेटर करना चाहता है. द प्रॉब्लम इज कि पिछले दो पार्ट से इनका कैरेक्टर आर्क सेटअप मोड पर ही अटका हुआ है एंड देयर इज नो पे ऑफ. जबकि इट इज क्वाइट प्रेडिक्टेबल कि क्या होगा इनके साथ. मोस्ट प्रोबेबली ही विल टर्न गुड एंड विल सेक्रीफाइस हिमसेल्फ फॉर आइदर स्पाइडर और द ग्रेटर गुड. अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आप इसे इतना लंबा खींच क्यों रहे हैं. ऐसा ना हो कि बाय द टाइम इट हैपेंस पीपल हैव लॉस्ट एनी इंटरेस्ट. दो आई वॉज नॉट अ बिग फैन ऑफ द वे ऑफ द वाटर, पर एक सीन मुझे वाकई बहुत पसंद आया था. क्लाइमैक्स में जब नेटेरी स्पाइडर को लेवरेज की तरह यूज करती है, उससे पता चलता है कि नेटेरी के अंदर एक छुपी हुई डार्कनेस है. और क्यों ना हो डार्कनेस. शी लॉस्ट हर फादर, हर होम एंड फाइनली हर सन टू द ह्यूमंस. एंड इफ दैट wasn't enough, नाउ शी हैज टू रेज अ ह्यूमन चाइल्ड एज वेल. अब ये फील तो एकदम ग्रीक ट्रेजेडी जैसा करती है, बट समहाउ दे डिड नथिंग विद इट. मैं इंतज़ार करता रह गया कि अभी एक डायलॉग आएगा जहां नेटेरी और स्पाइडर इस कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करेंगे, बट नथिंग. अ कंप्लीटली मिस्ड अपॉर्चुनिटी. और इतना ही नहीं, जब जेक नेटेरी को बताता है कि जब तक स्पाइडर जिंदा है उनकी फैमिली कभी भी सेफ नहीं रह सकती एंड सो ही इज गोइंग टू किल हिम. द लॉजिकल स्टेप वुड हैव बीन फॉर नेटेरी टू पुट एन एंड टू दिस, पर जेम्स कैमरून के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी. सो वॉट एंड्स अप हैपनिंग इज दैट जेक ट्राइज टू किल स्पाइडर, but somehow drops the idea midway into the process, completely of his own volition. Neteri was not even a factor at all. अब ये डिसीजन मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया. ये चॉइस नेटेरी की ही होनी चाहिए थी. दे वर स्टैंडिंग ऑन एन इमोशनल गोल्ड माइन दैट दे कंप्लीटली इग्नोर्ड फॉर सम रीजन. फिल्म में एक कैरेक्टर बताता है कि टुलकून्स काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं. दे कैन राइट पोम्स, कंपोज म्यूजिक, दे कैन डांस, ड्राइव कार्स, जॉगिंग एट्सेट्रा. यू गेट माई पॉइंट. ऐसा सुनते ही थिएटर्स से हंसने की आवाज़ें आईं. सो व्हाट डू यू थिंक, क्या लोग वाकई इतने क्रूअल हो गए? डू दे लैक एम्पथी? ऑब्वियसली नो. मुझे लगता है यहाँ जेम्स कैमरून ने गलती से मिस्टेक कर दी है. उन्हें लगता है कि जस्ट बिकॉज एक ऑर्गेनिज्म सेंटिएंट और इंटेलिजेंट है तो उसके प्रति ऑडियंस के मन में एम्पथी अपने आप आ जाएगी. पर ऐसा होता नहीं है. लुक, वी लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ लिंचिंग्स आए दिन होती रहती हैं. युद्ध आम बात हो गई है. जब एक आम इंसान की जिंदगी की वैल्यू नहीं रही, तो आपको लगता है पीपल विल केयर अबाउट एन इमेजिनरी वेल एंड देयर इशूज? इट डजेंट हेल्प आइदर दैट टुलकून्स कांट स्पीक, तो उनके इमोशंस को समझना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. इंटेंशन के लिए इन्हें फुल मार्क्स मिलेंगे. इट इज़ अ रियल वर्ल्ड इशू एंड इट्स कमेंडेबल ऑफ देम टू एड्रेस इट. द प्रॉब्लम इज दैट ऑडियंस हैज़ नेवर बीन एबल टू कनेक्ट विद दिस कॉन्फ्लिक्ट. ऐसा नहीं है कि दे डोंट केयर अबाउट दिस इशू, दे जस्ट डोंट केयर अबाउट इट इन दिस मूवी. सो दीज आर द 5 मेन रीजन जिसकी वजह से हमें डिस्कनेक्ट देखने को मिल रहा है. अब ये मेरे रीजंस हैं. मे बी आई एम राइट, मे बी आई एम रॉन्ग. और ऐसा भी नहीं है कि इस फिल्म में कुछ भी अच्छा नहीं है. टेक्निकली द फिल्म इज साउंड. एनिमेशन, ग्राफिक्स, साउंड डिज़ाइन में कोई कमी निकाल ही नहीं सकता. जेम्स कैमरून एज अ फिल्म मेकर कितने माहिर हैं अपने काम में, यहाँ देखने को मिलता है. मुझे खासकर वारांग का कैरेक्टर और डिज़ाइन बहुत पसंद आया, स्पेशली उनके जेस्चर्स और बॉडी मूवमेंट्स. So moving forward, the film needs to commit to being a blockbuster. It should deliver a satisfying closure and stop postponing its payoff. अब ये मेरे व्यूज़ थे, पर आपको ये मूवी कैसी लगी? बताएं ज़रूर.